नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में क्या होने वाला है और किस तरह के वहां के समीकरण हैं। तो सबसे पहले जो आज का वीडियो है, ये वीडियो रहेगा भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बनाई गई रणनीति और प्रत्याशियों को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्याशियों की। चूँकि 13 नवंबर को यहाँ पर वोट पड़ेंगे और ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रही है। यहाँ से भाजपा के दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल लगातार जीतते रहे हैं और उनका वर्चस्व रायपुर की इस सीट से रहा है। परिसीमन में ये बदलती रही है, लेकिन 2008 के बाद से ये सीट स्थायी है। 2008, 13 और 18 और 23 4 चुनाव इस सीट ने देखे हैं इस दौरान, और चारों चुनावों में इस सीट में भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं। उससे पहले से भी जीतते रहे, लेकिन जो मौजूदा जो स्वरूप है इस सीट का, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। रायपुर की बहुत अहम सीट है और ये सीट पावरफुल सीट रही है। ऐसी स्थिति में भाजपा से दावेदार भी लंबी फेहरिस्त है, बड़ी सूची है, लेकिन इस सूची में कौन, कहाँ, कैसे, कितना, किस पर भारी पड़ रहा है, ये सब चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे फेस पर बात करूंगा जिस फेस की चर्चा सबसे ज़्यादा है, और वो क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इससे फॉर्मूले समझ लीजिए। भाजपा इस सीट को खोना नहीं चाहती, कांग्रेस इस सीट को किसी भी हाल में पाना चाहती है। इसके दो कारण हैं। कांग्रेस एक तो ये मैसेज देना चाहती है कि ये पहला उपचुनाव है 2023 विधानसभा के बाद। लगातार भाजपा विधानसभा जीती, लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लोकसभा में अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से जीती हैं। ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, पहला उपचुनाव है। अगर वो इसमें अच्छा परफॉर्म करती है तो ये कांग्रेस के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगा, क्योंकि इस सीट से भाजपा के जो शीर्षस्थ टॉप 5 जो MLAs हैं वर्तमान में, उनमें ज़्यादा मतों से जीतने वालों में एक सीट ये भी रही है बृजमोहन अग्रवाल। यहाँ से 2023 में छत्तीसगढ़ के सेकंड लार्जेस्ट हाई जो मार्जिन के साथ जीतने वाले विधायक यहाँ से हैं, जिन्हें लोकसभा भेज दिया गया रायपुर से, और ये सीट वैकेंट हो गई। उनके वैकेंट होने के कारण ही यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो कुछ नाम हैं जो आपने भी सुने होंगे, जो मैंने भी सुने हैं, लेकिन मैं उन नामों में से रिफाइन करते जाऊँगा किसको यहाँ से भाजपा उतारने जा रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं कि यहाँ से आप जो मैं नाम बता रहा हूं उनको टॉप रैंकिंग 1, 2, 3 में मत तोलिएगा। जो नाम एकदम से आ रहा है इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। रिफाइन करते करते मैं आपको आखिरी एक नाम तक लेकर जाऊँगा। जो नाम चल रहे हैं उनमें नंदन जैन है। नंदन जैन भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं और 2023 के चुनावों में आर्थिक लेवल पर इन्होंने बहुत मेहनत की, और भाजपा जिस भी लेवल पर है उसमें एक अहम भूमिका, एक आर्थिक इंजन के रूप में नंदन जैन ने यहाँ पर निभाई है। नंदन जैन का वैसे तो राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल करियर, अगर हम चुनावी पॉलिटिकल करियर की बात करें तो बहुत बड़ा करियर नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन मजबूत है। नंदन जैन यहाँ के एक प्रबल दावेदार हैं। अब उनको टिकट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसको हम दो बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर एक चीज़ तो ये है कि जो वर्तमान जिस भूमिका में है वो तो परंपरा ही रही है एक बार ऐसा, जैसे गौरीशंकर अग्रवाल जी भी भाजपा के कोषाध्यक्ष के पद पर रहे और उनको समय समय पर भाजपा ने विधानसभा में भी आजमाया है। तो एक तो नंदन जैन के लिए पॉजिटिव बात है कि कोषाध्यक्षों को टिकट मिलता रहा है, तो उस आधार पर उनको भी मिल सकता है। दूसरी बात कि ये जो सीट है, इस सीट में एक रिफाइनरी हम लगाते हैं तो समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति ST और OBC के इर्द गिर्द घूम रही है। वर्तमान में OBC का सबसे ज़्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर सीटों पर जो है OBC का वर्चस्व है। जो सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सामान्य को तवज्जो दी जानी चाहिए, उन सीटों में चुनिंदा सीटें हैं, जिनमें से एक रायपुर दक्षिण है। ये भी नंदन जैन को टिकट मिलने का एक कारण बन सकता है, लेकिन अभी और भी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उनको टिकट नहीं भी मिल सकता है। दूसरा नाम चल रहा है पूर्व सांसद सुनील सोनी का। सुनील सोनी सांसद भी रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल के खास व्यक्ति भी हैं और एक सीधे सच्चे किस्म के व्यक्ति हैं। 5 साल सांसद रहते हुए उन्होंने अपने ज़मीन को नहीं छोड़ा है। रायपुर के एक तरह से देखा जाए तो भाजपा के आखिरी मेयर थे वो। 16-15 साल से भाजपा ने रायपुर नगर निगम को नहीं जीता है।
वो 2009 तक आखिरी मेयर थे। उसके बाद से ये सीट गई है भाजपा से, जो मेयरशिप जो है छिनी है तो छिनी है, तो उस नाते भी उनका एक दावा बनता है। ओबीसी समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर ओबीसी का दबदबा है। ओबीसी की जो शीर्ष 10 जातियां हैं उनमें से एक जाति से आते हैं। छत्तीसगढ़ में सोनी बहुत बड़ी संख्या में है। अगर शीर्ष ओबीसी 10 जातियों की बात करें तो सोनियों का नंबर 7वें 8वें नंबर पर आते हैं। इस हिसाब से वो दावेदारी कर सकते हैं। तीसरा नाम, चूंकि यहाँ का जो समीकरण है उसमें ओबीसी का भी एक अपना वो है, तो अमित साहू भी एक नाम हो सकते हैं। हालांकि बहुत गंभीरता से नाम नहीं लिया गया है, लेकिन साहू होने के नाते, एक फैक्टर होने के नाते अगर नॉन जनरल में जाते हैं तो यहाँ पर जो नॉन जनरल में है वो 2 ही नाम दिखाई दे रहे हैं, सुनील सोनी और दूसरे हैं अमित साहू। लेकिन बात ये उठ रही है कि दक्षिण विधानसभा से भाजपा की जो छत्तीसगढ़ में चुनिंदा ऐसी सीटें हैं जहाँ जनरल खंभ गाड़ते हैं, जनरल जहाँ से दमदारी से लड़ सकते हैं, जहाँ उनको कोई चैलेंज नहीं है जातिगत, उस वैसी सीटों में से एक सीट ये है। ऐसी स्थिति में किसी ओबीसी को उतारना थोड़ा सा यहाँ पर भाजपा को असहज कर रहा है। तीसरे हैं श्रीचंद सुंदरानी, जो उत्तर से विधायक रह भी चुके हैं और उनका टिकट जो है 2023 में कट भी चुका है। तो एक वो भी हो सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि उनका अपना जो कार्यकर्ताओं का बेस है वो उत्तर में ज़्यादा सक्रिय रहा है। ऐसी स्थिति में उनको दक्षिण में आना एकदम उल्टा एकदम दिशा बदल जाने जैसी स्थिति होगी। एक युवा चेहरा है अनुराग अग्रवाल, उन्होंने भी अपनी ओर से प्रयास किया है और उनको भी इस रेस में माना जा सकता है। चूंकि दाऊ अग्रवाल है, यहाँ 2 तरह के अग्रवाल हैं। रायपुर की जो बसाहट है, रायपुर में जो प्रॉपर्टीज़ पुरानी है, जो पैतृक और जो पारंपरिक जो ज़मीनें हैं, जो अर्थतंत्र जिनके हाथ में है, वो दाऊ अग्रवाल लोगों के हाथ में। तो उस समाज से आते हैं। अग्रवालों में भी दाऊ अग्रवाल यानी जो खांटी छत्तीसगढ़ी अग्रवाल हैं उस समाज से आते हैं। तो इनका भी एक दावा, युवा भी हैं और विजय शर्मा की इनको सपोर्टिंग है, बृजमोहन अग्रवाल की भी इनको सपोर्टिंग है। एक नाम बृजमोहन जी की अगर पूरी तरह बृजमोहन जी के हाथ में छोड़ दिया जाता है तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनके परिवार से ही कोई सदस्य होगा, बेटी। या फिर अगर उनसे कहा जाता है कि नहीं आप परिवार से नहीं किसी और को दीजिए, तो फिर होंगे उनके अभी वर्तमान में जो पर्सनल असिस्टेंट्स है उनका नाम है मनोज शुक्ला, वो हो सकते हैं। एक नाम ये बृजमोहन जी की अगर बात की जाती है, बृजमोहन जी का अपना तर्क अपनी जगह पर है। अब दक्षिण का जो बृजमोहन जी के परिवार से टिकट जाएगा या नहीं जाएगा, ये पूरा निर्भर करता है मध्य प्रदेश के बुधनी उपचुनाव से। अब आप सोच रहे होंगे बुधनी उपचुनाव से कैसे जुड़ रहा है। दरअसल बुधनी उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान की सीट है, वो लोकसभा चले गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल हाईएस्ट टाइम तक मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय चौहान, तो कार्तिकेय चौहान का नाम बुधनी से चल रहा है। अगर वो वहाँ से उनको टिकट दिया जाता है तो बृजमोहन अग्रवाल जी के परिवार से भी किसी को टिकट दिए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान के बेटे को टिकट दिया जा सकता है उनकी अपनी पारंपरिक सीट से, तो फिर रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल के किसी परिजन को टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता, ये संभावना बनेगी। तो ये दोनों ही सीटों में जो भाजपा की ओर से टिकट की जो पिचिंग होगी वो इस पर निर्भर करेगी। अब एक समीकरण आया है जातियों का, जिसमें ये आया है कि जनरल की सीट है, जनरल को दी जाए। तो जनरल में जो नाम है उनमें ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा नाम है। ब्राह्मण जो है यहाँ 5 कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मीनल चौबे हैं, मृत्युंजय दुबे हैं और मनोज शुक्ला हैं। इस तरह से 5 कैंडिडेट यहाँ पर कुल दिखाई दे रहे हैं। अगर ब्राह्मणों की बात करते हैं, एक मैं सरप्राइजिंग कहूँगा, एक कायस्थ कैंडिडेट है संजय श्रीवास्तव, जो सीरियस कंटेंडर हैं, उनको भी हम इसमें लेते हैं। केदार गुप्ता जो बनिया कम्युनिटी से आते हैं और इनके अलावा बृजमोहन अग्रवाल जी के परिजन हो ही सकते हैं। एक ब्राह्मण है मराठी ब्राह्मण सच्चिदानंद उपासने जी को भी संघ कहीं से उठाकर रिवाइव कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका टिकट संभव है, लेकिन जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो 12-13 कैंडिडेट्स का जो एक डिस्कशन है या जो सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं, बाई इलेक्शन में वैसे केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ का मसला है और छत्तीसगढ़ में क्लच बनाए रखना है, मैसेज बहुत बड़े होते हैं। चूँकि देश भर में 50 उपचुनाव हो रहे हैं, 2 लोकसभा 48 विधानसभा, उनमें से 1 विधानसभा रायपुर की है, तो ये सब प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व इसमें भी इन्वॉल्व होगा। एक सरप्राइजिंग है जो सुनने में आया है
कि महेंद्र राम सुंदर दास को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाए और उनको टिकट दिया जाए। वो अभी हाल ही में 57,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल के हाथों परास्त हुए हैं 2023 में। लेकिन चूंकि वो एक ऐसे मठ के मुखिया हैं जिसकी पूजा होती है, पुराने रायपुर में उनकी प्रतिष्ठा है, लोगों के मन में एक साधु होने के कारण उनके प्रति एक सम्मान का भाव है, तो एक भाव ये भी हो सकता है कि उनको उतारा जाए। लेकिन इसमें बहुत सारे पेच हैं। पेच ये हैं कि अगर उनको उतारा गया तो बाकी के जो नेता हैं, बाकी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है निराश होंगे, एक बात। दूसरी बात, उनको अगर उतारा जाता है तो मंत्रिमंडल के दूसरे साथी भी असहज होंगे, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ हैं कि अगर वो जीतते हैं तो निश्चित ही उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हालांकि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि महेंद्र राम सुंदर दास अगर उतारे जाते हैं तो वो छत्तीसगढ़ का एक साधु चेहरा हो सकते हैं। हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास साधु चेहरे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में उमा भारती या प्रज्ञा ठाकुर है, या कि उत्तर प्रदेश में हम बात करें साध्वी निरंजना ज्योति, या कि साक्षी महाराज, या खुद योगी आदित्यनाथ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसे चेहरे नहीं दिखाई देते थे, लेकिन राजस्थान में हमने एक चेहरा उभरता हुआ देखा है जो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही आगे बढ़ रही है। ये एक फॉर्मूला ये बनता है, तब एक साधु की आवश्यकता यहाँ से रहेगी जो छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी के उसमें साधु के रूप में करे, चूंकि भाजपा की राजनीति को साधु संत महात्मा सूट भी करते हैं, इस कारण भी एक फैक्टर ये बनता है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि महेंद्र राम सुंदर दास खुद भी भाजपा में नहीं आना चाहते, इनफैक्ट वो अब राजनीति से दूर ही रहना चाहते। ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। अब मैं इसको रिफाइन करता हूँ। ये तो मैंने आपको टोटल नाम दे दिए, मृत्युंजय दुबे भी हैं, मीनल चौबे भी हैं। अब मैं इसको रिफाइन करके बताता हूँ टॉप 10। ये मैंने आपको 13 लोग बताए, अब मैं इनमें से 3 को रेस से बाहर करता हूँ। पहला नाम जो रेस से बाहर होता है वो है अमित साहू, दूसरा नाम है श्रीचंद सुंदरानी, तीसरा नाम है सच्चिदानंद उपासने। ये इसलिए रेस से बाहर होते हैं क्योंकि श्रीचंद जो है एक बार विधायक रह चुके हैं और उनकी सारी वर्किंग, सारा जो उनका तामझाम है राजनीतिक, वो उत्तर में ज़्यादा मुफीद है। अब उत्तर में तो जो है पुरंदर मिश्रा वहाँ से भाजपा के विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे ही दूसरे नाम है सच्चिदानंद उपासने, जो फिलहाल में संघ की ओर से सक्रिय हैं, संघ की गतिविधियों में सक्रिय हैं, लेकिन भाजपा की मुख्य धारा की राजनीति से फिलहाल दूर हैं। अमित साहू सिर्फ एक साहू फैक्टर के लिए, नाम के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया था, सीरियस कंटेंडर नहीं थे। अब बचे 10 से मैं अब लेके आता हूँ आपको टॉप 5 पर। तो टॉप 5 सुनने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। टॉप 5 में एक कैंडिडेट है नंदन जैन, दूसरे कैंडिडेट हैं संजय श्रीवास्तव, तीसरे कैंडिडेट हैं केदार गुप्ता, चौथे कैंडिडेट हैं बृजमोहन अग्रवाल के परिजन या मनोज शुक्ला। इनको मैं एक कैंडिडेट के रूप में काउंट कर रहा हूं, और चौथे इसमें है सुनील जैन। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये 4, एक महेंद्र राम सुंदर दास, अगर मान लीजिए उस फॉर्मूले से आते हैं तो ये टॉप 5 हुए। महेंद्र राम सुंदर दास, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, नंदन जैन, सुनील सोनी। इसमें मृत्युंजय दुबे भी इस कंटेस्टेंटशिप से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी वर्किंग जो है एक पार्षद के रूप में है और लंबे समय तक वो निर्दलीय पार्षद रहे। हाल ही में भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया है। अब जो ये 5 बचते हैं, इनमें से मैं आपको रिफाइन करके 3 पे लेके जाता हूँ ताकि और सहज हो आपको सुनना, समझना और देखना। तो महेंद्र राम सुंदर दास इसलिए आउट हो जाते हैं क्योंकि वो स्वयं आना नहीं चाहते हैं और भाजपा भी कुछ और गणित के साथ उनको लाना चाहेगी। फिलहाल में वो नहीं आएंगे, इनको बाहर कर सकते हैं। अब 3 बचते हैं गंभीर। बृजमोहन अग्रवाल जी के परिजन जो है आखिरी तक रेस में रहेंगे। मैंने जो फॉर्मूला बताया कि बुधनी वाले बुधनी से जुड़ा हुआ है, अगर बुधनी में कार्तिक सिंह चौहान को अगर टिकट दी जाती है, शिवराज सिंह चौहान के बेटे को, तो बृजमोहन अग्रवाल जी का दावा प्रबल होता है कि मेरे परिजन को भी टिकट दी जाए। भले ही वो फिर मनोज शुक्ला पर सहमति बने या उनकी बेटी पर सहमति बने या कोई उनके ओर से पूरी तरह से उनका एक कोई व्यक्ति हो, तो उसमें केदार गुप्ता भी आते हैं जिसमें बृजमोहन अग्रवाल पूरी उनको बैकिंग दे सकते हैं। अब बात आती है कि अगर 3 कैंडिडेट की बात करें तो संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता के अंदर ही मानेंगे हम बृजमोहन अग्रवाल जी की फैमिली, या मनोज शुक्ला, और तीसरे हैं नंदन जैन। अब 3 का पैनल बनता है। 3 के पैनल में एक युग्म पैनल है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनकी बेटी और मनोज शुक्ला शामिल है।
तो कैंडिडेट की भाषा हम बात करेंगे तो 5 होते हैं, लेकिन कोर की बात करेंगे तो ये 3 होते हैं। अब 3 से टॉप 2 में लेके जाने की क्रिया बड़ी जटिल है, ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन अगर टॉप 2 में लेके जाते हैं, बुधनी में कार्तिक चौहान का टिकट कटता है, नहीं दिया जाता है, वहाँ से भाटी लोगों का नाम चल रहा है। भाटी एक पुराना राजस्थानी परिवार है, करीब 200 साल से बुधनी के मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बुधनी में रह रहे हैं और वहाँ के प्रतिष्ठित एक काश्तकार हैं। अगर उन लोगों को दिया जाता है तो ये मानिए बृजमोहन अग्रवाल जी के परिवार या उनके कहे अनुसार मनोज शुक्ला जी का नंबर भी कट हो जाएगा। फिर बचते हैं संजय श्रीवास्तव और नंदन जैन, ये टॉप 2 है। अब टॉप 2 से टॉप 1 ले जाने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मुझे यानी वरुण सखा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।